हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम शुरू करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो जीओसी शुरू करने से पहले देखो जो पीछे आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है वो चीज़ें मतलब याद होनी चाहिए आप लोगों को। जैसे नॉमेनक्लेचर है, ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वो पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है। फिर डिग्री ऑफ कार्बन एटम क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन। डिग्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जैसे प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी हैलाइड, ये सब। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, भूल अगर रहे हैं तो उस चीज़ को रिवाइज कर ले। मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन, मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्ड लाइन से नोटेशन, जैसे बॉन्ड लाइन नोटेशन सबसे कॉमन होता है जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है, तो वो पता होना चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें भूल रहे हैं तो एक बार इसे रिवाइज कर लें। ठीक है, तो देखें जैसे जीओसी में सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, इसे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जो टर्म है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, उसी से समझ में आता है कि इसका क्या मतलब है। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस तरीके का हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से हो रहा है वो हमें इसमें स्टडी करना है। तो देखिए इसको ओवरऑल जो है वो हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक जिसे हम बोलते हैं परमानेंट और दूसरा जिसे हम बोलते हैं टेम्परेरी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट टेम्परेरी है या परमानेंट है। अब परमानेंट इसमें तीन पॉसिबल हो जाते हैं, पहला इंडक्टिव, दूसरा रेजोनेंस और तीसरा हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये तीन पॉसिबल हो जाते हैं। और टेम्परेरी में एक ही है, इलेक्ट्रोमेरिक। ठीक है, तो परमानेंट का मतलब समझ में आ रहा होगा। परमानेंट का मतलब जो हर कंडीशन में ऑपरेट करेगा, मतलब जब तक मॉलिक्यूल रहेगा तब तक ये इफेक्ट ऑपरेट करेगी। टेम्परेरी मतलब क्या हो गया कि सिर्फ सर्टेन कंडीशन में, सर्टेन कंडीशन मतलब क्या होती है कि जब रिएक्शन हम कराने जाते हैं तो फिर वो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो वो टेम्परेरी इफेक्ट हो गए। तो पहले हम परमानेंट इफेक्ट देखेंगे क्योंकि इन्हीं का ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि टेम्परेरी इफेक्ट तो क्या है, सिर्फ कुछ टाइम के लिए है। ठीक है, तो जो मेन रोल रहेगा वो परमानेंट इफेक्ट का रहेगा। तो ये तीन परमानेंट इफेक्ट है। तो परमानेंट इफेक्ट में सबसे पहले देखें इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, तो इंडक्टिव इफेक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। डिपोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन है। द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द कार्बन एटम एंड द एटम्स और ग्रुप्स attached to it, atoms और groups attached to it। तो देखें जो हम डेफिनेशन लिखी उसी से इसका मतलब क्लियर हो रहा होगा कि बेसिकली ये है क्या, ये पोलराइजेशन है किसका, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन है किसके बीच में, कार्बन एटम और कार्बन एटम के साथ जो एटम या ग्रुप अटैच है वो। ठीक है, देखो ऐसे समझे जैसे कार्बन के साथ मान लो कोई दूसरा एटम जो है वो अटैच है, जैसे मान लो Z। ठीक है, तो कार्बन के साथ कोई दूसरा एटम Z अटैच है। तो अब देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है। क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाए। जैसे कोवलेंट बॉन्ड की नॉलेज से ये चीज़ आप लोगों को पता होगी कि क्या होता है कि जैसे आइडियल केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होती है। इक्वल शेयरिंग मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, कार्बन और Z के बिल्कुल बीच में होंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है किधर की तरफ, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है,
तो जैसे अब दो पॉसिबिलिटी है, जैसे कार्बन के साथ एक ग्रुप Z अटैच है, तो एक तो ये हो सकता है कि ये जो ग्रुप Z है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले। तो अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा तो इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये आ जाएगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि दूसरी पॉसिबिलिटी है इस तरीके से हो जाए, ठीक है। तो अगर इस तरीके से हो गया तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये हो गए, ठीक है। तो ये दो केसेस पॉसिबल हो गए, हम बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट में ये दो केस पॉसिबल हो गए। तो अब दोनों में ही देखो क्या हो रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन हो रहा है, जो हमने डेफिनेशन में लिखा था कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन दोनों में ही हो रहा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इसमें जो ग्रुप Z है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, इधर ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। तो ये जो ग्रुप है हम इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या कैसा ग्रुप है, जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, कार्बन से ऐसे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये जो ग्रुप है ये ग्रुप कैसा है, हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप मतलब इसे बोल दिया जाता है EWG। EWG मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक। ये वाला जो ग्रुप है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है टुवर्ड्स कार्बन, ठीक है ना। एरो की डायरेक्शन बता रही है कि कार्बन ने इससे इलेक्ट्रॉन को खींचा, यानी कि Z ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। तो ये हो जाएगा ERG। ERG मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। तो मतलब दो प्रकार के ये इफेक्ट हो गए इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। तो देखिए ये जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग जिसे हमने बोला है, इसे हम बोल देते हैं ये कैसा है, -I, ठीक है। -I मतलब क्या हुआ, -I इसे क्यों बोल रहे हैं, I स्टैंड्स फॉर इंडक्टिव। माइनस हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अपने ऊपर कौन सा चार्ज ले रहा है, माइनस चार्ज ले रहा है, इसलिए इसे बोल दिया जाता है -I। और ये जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है, इसके हिसाब से इसे हम बोल देंगे +I, ठीक है। तो मतलब सबको समझ में आ रहा होगा -I और +I का, ठीक है। तो अब देखो ये एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फंक्शनल ग्रुप ने क्या किया है, फंक्शनल ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया है या इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है। देखो कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अगर इधर फंक्शनल ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन को खींचा है, कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से कार्बन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है, ठीक है ना। तो कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात नहीं करते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है कि जो भी हम इफेक्ट डिफाइन करते हैं वो फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में हम डिफाइन करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है या इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। ये बात सबको समझ में आ रही होगी और ये बात याद भी रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ समझ सकते हैं कि भाई जैसे ये इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा ये कौन डिसाइड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करती है, ठीक है। अब कार्बन के कंपैरिजन में जो बाकी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो मतलब क्या हो गया, सारे के सारे जो फंक्शनल ग्रुप है वो किस कैटेगरी में आएंगे, सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप जो आएंगे वो -I की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। +I में क्या आएगा उसे भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके कैरेक्टरिस्टिक देखें। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक देखें तो परमानेंट इफेक्ट तो है ही, ठीक है। फिर इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ पार्शियल चार्जेस। पार्शियल चार्ज क्रिएट हो रहा है, क्यों पार्शियल चार्ज ही क्रिएट होगा, कंप्लीट चार्ज नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस में क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। कंप्लीट चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए क्या होगा, इस पर सिर्फ पार्शियल चार्ज आएगा, ठीक है। दूसरा, इन्वॉल्व्स ओनली
सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन का इसमें रोल है, बाकी और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉन का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एडिटिव इफेक्ट। अभी एडिटिव इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, देखो समझते हैं इसे। एडिटिव इफेक्ट का मतलब देखो, जैसे सपोज करो एक ये है और दूसरा ये है। ठीक है, कार्बन के साथ एक फ्लोरीन अटैच है और कार्बन के साथ दो फ्लोरीन अटैच है। तो अब देखो जैसे एक फ्लोरीन वाला केस देखें, ठीक है। अब हम जानते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये खींचेगा, तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। ठीक है, इधर देखिए क्या है, इसने नेगेटिव इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। तो मतलब क्या हुआ, इस वाले कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि दो ऐसे एटम हैं जिन्होंने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचा है। ठीक है, इसने भी खींचा, इसने भी खींचा, तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो ज़्यादा हो जाएगा किसके कंपैरिजन में, इसमें कंपैरिजन में। ठीक है ना भाई, इससे इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले दो एटम हैं, इससे सिर्फ एक ही एटम है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा। इसलिए हम बोल देते हैं कि ये कैसा हो गया, एडिटिव इफेक्ट हो गया। ठीक है, कैन ट्रेवल इन चेन, इंडक्टिव इफेक्ट जो है चेन में ट्रेवल कर सकता है, बट इट्स इफेक्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस, decreases with increase in distance, and after 3 carbon atom it is considered negligible। 3 कार्बन एटम के बाद निग्लिजिबल हो जाता है। देखो समझे इसे, पहले तो चेन में ट्रेवल करने का क्या मतलब हुआ, देखो जैसे सपोज करो ये कार्बन की चेन है। ठीक है, कार्बन की चेन है जिसके साथ एक कोई ग्रुप अटैच है विच इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब हमने बोला कि इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, तो इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा तो इसके ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब देखो क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब होता है, नेगेटिव मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब नेगेटिव मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होना, पॉजिटिव मतलब कम इलेक्ट्रॉन होना। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फायदा, इलेक्ट्रॉन का नुकसान। ऐसे भी समझ सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ। ठीक है, तो अब देखो अगर हम ये बोल रहे हैं कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, मतलब क्या हो गया, इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। क्यों, क्योंकि इसने कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिए। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। भाई अगर इसे फायदा हो रहा है तो इसे नुकसान भी तो होगा, किसी एक को फायदा हुआ तो दूसरे को नुकसान तो होगा ना। तो इसको इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ तो इसको नुकसान हो गया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, तो ये क्या करना चाहेगा, अगर पॉसिबल हो तो अपनी इस डेफिशिएंसी को पूरा करना चाहेगा, कंपेंसेट करना चाहेगा। तो डेफिशिएंसी को कंपेंसेट करने का क्या मतलब है कि ये कहीं और से इलेक्ट्रॉन खींचे, ये कहीं और से इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा। तो अब इधर से तो नहीं खींच सकता, तो ये क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो थोड़ा सा इधर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, डेल्टा डेल्टा प्लस। डेल्टा डेल्टा प्लस का मतलब क्या हो गया, इस पर जो चार्ज आएगा वो इसके मुकाबले क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन कुछ चार्ज आया इस पर। ठीक है, तो इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई तो ये क्या करेगा, अब इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इधर से कुछ खींचेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इसके ऊपर क्या हो गया, डेल्टा 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 प्लस, ये हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, डेल्टा 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 प्लस का मतलब जो पार्शियल चार्ज है वो और छोटा हो गया और कम हो गया है। ठीक है, तो अब देखो ये वाला जो कार्बन एटम है इसके ऊपर चार्ज आया है। ठीक है, बहुत थोड़ा सा आया है लेकिन आया तो है। किसके कारण आया है, इस ग्रुप Z के कारण आया है। ठीक है, अब ये जो ग्रुप Z है इस कार्बन के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन तो भी इसके कारण चार्ज इसके ऊपर आया। कैसे,
चेन में ट्रेवल करके मतलब इसने इसके ऊपर डाला, इसने इसके ऊपर लगाया और इसने इसके ऊपर लगाया, ठीक है। तो इसी को हम बोल देते हैं, ये जो हमने लिखा कि कैन ट्रेवल इन चेन, चेन में ये ट्रेवल करेगा, बट इट्स इफेक्ट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट है इसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है, ठीक है, यही तो इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट का, कि चार्ज का आना, ठीक है, पोलराइजेशन मतलब चार्ज का आना, ठीक है। तो क्या हुआ कि इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्ट है, यानी कि जो चार्ज आ रहा है वो डिस्टेंस के साथ क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव मतलब कम हुआ, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव मतलब और ज्यादा कम हो गया। तो चेन में ट्रेवल कर रहा है लेकिन डिस्टेंस के साथ ही कम होता जा रहा है। 3 कार्बन एटम के बाद ये इतना ज्यादा कम हो जाता है कि ये हम कंसिडर ही नहीं करते, ठीक है। 3 कार्बन एटम के बाद ये इतना कम हो जाता है कि इसे कंसिडर हम नहीं करते। तो मतलब इंडक्टिव इफेक्ट को जो हमें कंसिडर करना है वो क्या करना है? सिर्फ 3 कार्बन एटम तक ही कंसिडर करना है, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। तो ये तो इंडक्टिव इफेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब देखें ये तो जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट को डिफाइन किया। अब जैसे किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, मतलब किसमें प्लस साइड ज़्यादा होगा, किसमें माइनस साइड ज़्यादा होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखो वैसे तो ये जो चीज़ें हैं ये कुछ केसेस में तो हम डायरेक्टली कॉमन सेंस से ही बता सकते हैं। जैसे सपोज करो, जैसे हमें बोला जा रहा है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें कौन सा इफेक्ट होगा? माइनस आई होगा, क्योंकि इन सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कार्बन से ज़्यादा है। तो क्या सीक्वेंस हो जाएगा? ये सीक्वेंस हो गया, ठीक है। और एग्जाम्पल देखें, जैसे मान लो ये हमें दिए हुए हैं, ठीक है, ये 3 दिए हुए हैं। अब बोला जा रहा है कि इन तीनों को माइनस आई के सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं? देखो सिंपल कॉमन सेंस हम लगाएं, ठीक है। अब ये चीज़ इसलिए बताई जा रही है कि एक जैसे अगर ग्रुप है तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम बता सकते हैं। जैसे ये तीनों हैं, किसका माइनस आई ज़्यादा है? देखो इसमें क्या है? ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन है, इसमें डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है, इसमें सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन है, ठीक है। अब बॉन्डिंग का अगर एक रूल आपको याद आ रहा हो, ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। रूल क्या है कि जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज एस कैरेक्टर, ये रूल याद होना चाहिए। तो ट्रिपल बॉन्ड में एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, तो इसका माइनस आई ज़्यादा। ये तरीका समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो ये है, जैसे ये दोनों ग्रुप है, इन दोनों को अरेंज करना है, सेम वही तरीका यूज करें। इसका माइनस आई ज़्यादा हो गया, क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड। और देखें और एग्जाम्पल, जैसे OH और NH2, तो OH और NH2 किसकी ज़्यादा हो जाएगी? ये, ठीक है। फिर OR2+ और OR, किसका माइनस आई ज़्यादा हो जाएगा? देखो पॉजिटिव चार्ज अगर आ गया तो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को क्या करेगा? बढ़ा देगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अगर रूल याद आ रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नेगेटिव चार्ज, तो इसकी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तरीका सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ देखो इसलिए बताई जा रही कि एक जैसे अगर ग्रुप्स है, एक जैसे, ठीक है, तो हम सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम ओवरऑल सीक्वेंस लिखें, जैसे माइनस आई का अगर हम लिखते हैं, देखो शुरू में तो क्या हो गया? ये सब पॉजिटिव चार्ज वाले आ गए, क्योंकि अभी हमने बोला कि पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी।
ये हो जाएगा माइनस आई का, ठीक है। प्लस आई का लिखेंगे तो अब देखो जैसे अभी हमने क्या बोला कि प्लस चार्ज अगर होगा तो माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो इसी तरीके से बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आई ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए देखो ये प्लस आई का सीक्वेंस हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ थोड़ा सा, अब जैसे ये आप बोल सकते हैं कि भाई फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है तो इसका माइनस आई सबसे ज़्यादा क्यों नहीं है, ठीक है। इसके आगे ये सारे ग्रुप कैसे, देखो हमने क्या बोला, एक जैसे जब ग्रुप हैं तब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज़ किया। अब देखो क्या है, ये सब जो है ये फंक्शनल ग्रुप हो गए, तो फंक्शनल ग्रुप तो ये क्या हो गया, एटम्स का कलेक्शन हो गया है। तो इनमें अब जो है वो पूरा ग्रुप का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, फ्लोरीन से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि भाई फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है तो उसका माइनस आई सबसे ज़्यादा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। तो ये सीक्वेंस हो गया है माइनस आई का, और प्लस आई का ये। तो अब देखो क्या है, प्लस आई के केस में क्या है, एल्काइल ग्रुप आ रही है Cr3, ये जो हमने लिखा हुआ है Cr3, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया टर्शरी एल्काइल ग्रुप, ठीक है। ये सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप, ये प्राइमरी एल्काइल ग्रुप, ये हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी है। अच्छा, ड्यूटेरियम भी हमने लिखा है, देखो ड्यूटेरियम हमने इसलिए लिख लिया कि ये जो हमने सीक्वेंस लिखा है ये बेसिकली विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन बनाया गया है, मतलब विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का जीरो मानते हुए ये प्लस और माइनस डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो ड्यूटेरियम का जो प्लस आई है मतलब H से ज़्यादा होता है, मतलब देखो ये सीक्वेंस हो जाता है TDH, हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप हैं, तो प्लस आई ट्राइटियम ड्यूटेरियम H, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है। तो अब देखो ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी है, जो प्लस आई माइनस आई का सीक्वेंस हमने लिखा है ये ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत जो है वो हमें बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। तो ये अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। ये इसमें ये तो ऐसी चीज़ है जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये तो अच्छे तरीके से याद, प्लस आई में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस आई में बस जो है वो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो ये तो देखो हमने जो पहला इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट था इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, उसे हमने समझा। अच्छा, अब इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है वो अभी हम नहीं देख रहे हैं, वो हम क्या करेंगे, सारे इफेक्ट एक डिस्कस कर ले, उसके बाद सबका एप्लीकेशन जो है वो एक साथ देखेंगे। क्योंकि होता क्या है कि हर इफेक्ट जो है वो ऑपरेट करता है, ठीक है। तो हमें तीनों इफेक्ट जो है, तीनों इफेक्ट डिस्कस करने के बाद ही हम तीनों का एप्लीकेशन हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम आते हैं दूसरा जो इफेक्ट है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट भी इसे बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो ये रेजोनेंस का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आधी से ज़्यादा चीज़ें जो है वो रेजोनेंस के बेसिस पे ही हमें एक्सप्लेन करनी पड़ती है, क्योंकि रेजोनेंस जैसे हम अभी आगे देखेंगे सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की हम बात करते हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट ही है। तो इसलिए क्या होगा, अगर रेजोनेंस पॉसिबल है तो हमेशा वही डोमिनेट करेगा, ठीक है, वही डोमिनेट करेगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा यूज इसी का करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट यही हो जाता है। तो इसे हम समझें, पहले तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लें। तो रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, ठीक है।
डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अभी एग्जांपल से और समझ लेंगे, वैसे तो जानते होंगे डीलोकलाइज मतलब किसी भी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। ठीक है, लोकलाइज्ड मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का कंसंट्रेटेड हो जाना। ठीक है, जैसे अगर सपोज करो हमने ये लिखा है, ठीक है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके ऊपर अगर कंसंट्रेटेड है, इसके ऊपर कंसंट्रेटेड मतलब पूरा का पूरा इसी के पास है, तो हम बोलेंगे वो कैसा है? लोकलाइज्ड हो गया है। ठीक है, लोकलाइज्ड हो गया है। डीलोकलाइज मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करे? किसी और के साथ शेयर कर ले, किसी और के साथ बांट ले, या किसी और को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो उसे बोलेंगे डीलोकलाइजेशन। तो रेजोनेंस में क्या होता है? डीलोकलाइजेशन होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का स्प्रेड आउट होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन स्प्रेड आउट होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब तो समझ रहे हैं। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसमें दो कैटेगरी हो जाएगी, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लोन पेयर में दो होते हैं, अनपेयर्ड में एक होते हैं, दोनों ही नॉन बॉन्डिंग की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इसमें क्या होगा? डीलोकलाइजेशन होगा पाई इलेक्ट्रॉन का और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो कंडीशन देखें, रेजोनेंस की कंडीशन क्या है? ठीक है, पहली कंडीशन हो जाती है कंडीशन ऑफ प्लेनरिटी। कंडीशन ऑफ प्लेनरिटी, तो कंडीशन ऑफ प्लेनरिटी मतलब कंप्लीट मॉलिक्यूल और पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इन विच रेजोनेंस इज टू बी considered must be planar। प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में। ठीक है, तो रेजोनेंस के लिए सबसे पहली जो बेसिक और फंडामेंटल कंडीशन क्या होगी? प्लेनरिटी की कंडीशन, मतलब सारे के सारे एटम क्या होने चाहिए? एक ही प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, अगर हम पूरे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस की बात कर रहे हैं तो, और अगर पूरे मॉलिक्यूल में नहीं, मॉलिक्यूल के एक पार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो उस पार्ट में सारे के सारे एटम एक ही प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये होगी, कंडीशन ऑफ प्लेनरिटी। ठीक है, दूसरी कंडीशन हो जाती है प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेशन, मतलब मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अब कॉन्जुगेशन जो है वो अलग अलग टाइप का हो जाता है। एक पहला जिसे हम बोलते हैं पाई पाई कॉन्जुगेशन, दूसरा जिसे हम बोलते हैं पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, तीसरा जिसे हम बोलते हैं पाई नेगेटिव कॉन्जुगेशन, पाई लोन पेयर, पाई अनपेयर्ड, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो गए। तो अब ये कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हुआ? ठीक है, देखो कॉन्जुगेशन का मतलब होता है ऑल्टरनेट। ठीक है, मतलब जैसे पाई पाई कॉन्जुगेशन अगर हमने बोला तो मतलब क्या हो गया कि ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो हम इसमें बोलेंगे कि पाई पाई कॉन्जुगेशन है। कैसे? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसे हम बोलेंगे कि यहाँ पे पाई पाई कॉन्जुगेशन है। ठीक है, और एग्जांपल देखें, जैसे मान लो ये है, दिस इज नॉट अ कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। ये कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें लगातार पाई बॉन्ड आ गई हैं। ठीक है, क्या जरूरी है? लगातार पाई बॉन्ड नहीं, ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड आना जरूरी है। तो ये कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर नहीं है, ये कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, और देखें क्या ये कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आएगा? देखें क्या ये यहाँ पे कॉन्जुगेशन है? नहीं है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेटेड नहीं है।
इसमें देखें क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, गलत हो गया, नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। क्या इसमें है? इसमें है, देखो इसमें है, बहुत अच्छा कॉन्जुगेशन है, पाई बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेटेड है। ठीक है, मतलब सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैसा, पाई पाई कॉन्जुगेशन। फिर नेक्स्ट हमने लिखा पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन। तो पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद नेक्स्ट जो एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे ये है। ठीक है, तो ये पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा और देखिए, जैसे मान लो ये हो तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज है। कॉन्जुगेशन के लिए क्या है कि जो नेक्स्ट एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये तो कॉन्जुगेटेड है, लेकिन ये कॉन्जुगेटेड नहीं है, ये भी कॉन्जुगेटेड नहीं है। जैसे ये है, तो इसमें देखें ये कॉन्जुगेटेड हो गया, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन फिर अगले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमने लिखा पाई नेगेटिव। तो पाई नेगेटिव कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाए, जैसे ये पाई नेगेटिव हो गया। ठीक है, फिर पाई लोन पेयर। तो पाई लोन पेयर, तो नेक्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद नेक्स्ट जो एटम है उसके पास लोन पेयर हो। पाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद नेक्स्ट जो एटम है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब ये इस टाइप का। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के कॉन्जुगेशंस पॉसिबल हो गए। ठीक, तो रेजोनेंस के लिए क्या ज़रूरी है कि या तो कॉन्जुगेशन हो, मतलब कॉन्जुगेशन हो, साथ साथ प्लेनरिटी भी हो। ठीक है, तभी रेजोनेंस पॉसिबल होगा। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में समझें। ये तो हमने देख ली, कंडीशन देख ली, अब ये है क्या। फिर जो हमने शुरू में टर्म यूज़ किया था डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन यहाँ पे कैसे हो रहा है, डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है। तो देखो यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट में हमें क्या करना होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है, ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक ही स्पीशी के लिए अगर एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं तो उन्हीं को रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोल दिया जाता है। तो यहाँ पे हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए देखो कुछ रूल्स हमें डिस्कस करने पड़ेंगे पहले, तभी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम रूल्स लिख लेते हैं पहले, कुछ जनरल बातें। रूल्स फॉर ड्राइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रूल्स फॉर ड्राइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट तो ये है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, बाय ट्रांसफर ऑफ पाई एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना है, इसके अलावा हमें कुछ और नहीं करना है। मतलब इसके अलावा और होता क्या, सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कुछ नहीं करना है। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम remains unchanged। एटम की जो रिलेटिव पोजीशन है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, वो जैसे है वो वैसे के वैसे रहेंगे। सिर्फ हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज करेंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन, ये वाले पाई और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इनका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करेंगे। रेजोनेंस के लिए जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हम करते हैं, तो उसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कर्व्ड एरो का यूज़ करते हैं। ठीक है,
हम जो यूज़ करते हैं एक कर्व एरो का यूज़ करते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये कर्व्ड एरो बनाते हैं। अब इस कर्व्ड एरो में ये जो है ये क्या है, इस एरो की टेल है और ये क्या है, इसका हेड है। तो टेल क्या है, इलेक्ट्रॉन का ओरिजिन शो करता है, हेड क्या है, इलेक्ट्रॉन का डेस्टिनेशन शो करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, इसको शो करने के लिए हम ये कर्व्ड एरो बनाते हैं, जिसकी टेल शो करती है इलेक्ट्रॉन का ओरिजिन क्या है, कहाँ से आ रहा है, और हेड शो करता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, ऑल द रेजोनेंस स्ट्रक्चर मस्ट बी प्रॉपर Lewis structure, proper Lewis structure. This means no atom should have more than 8 electron on more than 8 electron in any of the structure। ठीक है, मतलब ये भी देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितनी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं वो कैसे होनी चाहिए, प्रॉपर लिविस स्ट्रक्चर होने चाहिए। प्रॉपर लिविस स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि ऑक्टेट रूल फॉलो होना चाहिए, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडीशन में किसी भी एटम के पास नहीं आने चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, जैसे हमने क्या बोला, ये जो हमने लिखा था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के लिए से हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के दौरान अगर किसी भी एटम के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या करना पड़ेगा, उससे तुरंत इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए हैं उसे नेक्स्ट एटम को ट्रांसफ़र करना होगा, क्योंकि वो अपने पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडीशन में नहीं रख सकता है। ठीक है, तो ये बात सबको समझ में आ रही है। तो ये तो देखो जो रूल्स हो गए जिनकी हेल्प से हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। ठीक है, हम 2 पॉइंट हम और लिख लेते हैं जिससे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में हमें आसानी रहेगी। मतलब ये 2 बातें अगर आप याद रखेंगे तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में कभी दिक्कत नहीं होगी। देखो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए जैसे हमने क्या बोला कि जो ट्रांसफ़र है वो पाई और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इनका ट्रांसफ़र करना है। तो पाई इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स another पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन हैं, पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है वो किधर की तरफ मूव करेंगे, या तो दूसरी पाई बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे या फिर किधर मूव करेंगे, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज मूव्स टुवर्ड्स, ये कहाँ पे मूव करेंगे, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड। बस ये 2 पॉइंट ध्यान में रखें, कभी गलती नहीं होगी।
ये 2 पॉइंट अगर ढंग से ध्यान में रखेंगे, देखोगे कभी कोई दिक्कत नहीं होगी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में। तो क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हमें इन्हीं का ट्रांसफ़र करना है, तो पाई इलेक्ट्रॉन मूव्स टूवर्ड्स अनदर पाई बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। अच्छा, एक और ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज का बिहेवियर क्या होता है, एग्जैक्टली सेम होता है। तो किधर मूव करेगा, टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड। तो ये तो हमें ध्यान में रखना है। अच्छा, क्या नहीं करना है वो भी हम लिख लेते हैं, नेवर एवर। ठीक है, शुरू में ही देखो हम ये चीज़ लिख रहे हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है वो भी तो लिखना ज़रूरी है। तो नेवर एवर ब्रेक सिंगल बॉन्ड। कभी भी रेजोनेंस ड्रॉ करते समय कभी भी सिंगल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करें, कभी भी, किसी भी कंडीशन में। ठीक है, नेवर एवर, जैसे ये है। ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं करना है कि इसको ऐसे कर दिया और ये बोल दिया कि भाई ये बॉन्ड ऐसे टूट गई। ठीक है, ऐसे कभी नहीं होगा। ठीक है, कभी भी ऐसे नहीं करना है। एंड नेवर वायलेट ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल को कभी वायलेट नहीं करना है। मतलब देखो, जैसे ये है तो कभी ऐसे नहीं करें कि ये एरो इधर बना दें, क्योंकि ये एरो अगर इधर बना दिया तो इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना। 5 बॉन्ड, 4 बॉन्ड पहले से है और एक ये आ गए, तो कितना हो गया, 5 बॉन्ड मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो ये भी कभी नहीं करना है। तो ये दोनों, इस रूल को हम बोल देते हैं R1 और इस रूल को बोल देते हैं R2। ठीक है, तो ये हम नाम दे दे रहे हैं क्योंकि देखोगे जब गलतियां होंगी तो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई हमने इसमें R1 रूल वायलेट किया या R2 रूल वायलेट किया। ठीक है, तो ये दोनों कभी भी नहीं करने हैं हमें। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हमने अब लिख लिया क्या करना है और क्या नहीं करना है, दोनों चीज़ें हमने लिख ली हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करें, एग्जाम्पल से अब ये सारी चीज़ें समझे। ठीक है, अब थ्योरी वगैरह तो बहुत हो गई, अब कैसे अप्लाई करना है उस चीज़ को और समझे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है उसी के हिसाब से समझते हैं। जैसे ये है। ठीक है, तो इसके लिए हमें अब करना है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने। तो देखो समझे कैसे कर सकते हैं। पहले तो हम जनरल तरीके से समझे, फिर जो हमने रूल लिखा था उसको भी समझ लेंगे कि ये कैसे एप्लीकेबल है। लेकिन पहले हम रूल की बात नहीं करें, हम सिंपल तरीके से समझ रहे हैं। देखो, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो वो उस डेफिशिएंसी को कंपनसेट करना चाहेगा, पूरा करना चाहेगा। डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, कहीं और से इलेक्ट्रॉन को खींचना पड़ेगा। तो अब कहीं और से कैसे खींच सकता है, देखो बगल में इसके क्या है, C डबल बॉन्ड C है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन है। अब इसे नजर आ रहा है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड कैसी बॉन्ड होती है, वीक बॉन्ड होती है, तो पाई इलेक्ट्रॉन मतलब लूजली हेल्ड है। तो ये क्या कर सकता है, इसे नजर आ रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींच सकता है। तो ये क्या करेगा, इन पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा ऐसे। तो अब देखो, जो एरो वाली बात हमने की थी वो अब समझ में आनी चाहिए। ये एरो, ये तो ये इसकी जो टेल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं। हेड कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं। तो मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इधर आ गए, तो इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इधर आ गए, तो ये क्या हो गया, CH2 CH CH2, ये हो गया। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गए, तो इधर बॉन्ड बन गई। ठीक है, अब चार्ज का क्या हुआ, तो चार्ज के लिए देखो बस हमें क्या ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन का फायदा, इलेक्ट्रॉन का नुकसान। किसे इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ, किसे इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ।
फायदा किसे हुआ, इससे फायदा हुआ क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन मिल गए भाई, तो इसको फायदा हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का फायदा मतलब नेगेटिव चार्ज, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पहले से है तो फायदा मतलब चार्ज इसका कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। बीच वाले कार्बन का क्या हुआ, इसे ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, ठीक है, क्योंकि भाई पहले जितने थे अभी भी उतने हैं, ठीक है, तो ये एज इट इज रहा। अब अगर एक को फायदा हुआ है तो दूसरे को नुकसान भी होगा, नुकसान किसे हुआ, इसे नुकसान हुआ, तो क्योंकि हमने इससे इलेक्ट्रॉन लेके इसे दे दिया तो इसे इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा, ठीक है। तो बात सबके समझ में आ रही होगी, तो ये हम बोलेंगे इसका क्या हो गया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। तो इस तरीके से हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने, तो ये अभी हमने क्या किया, जनरल तरीके से किया। अब देखो ये जो रूल हमने लिखा था उसकी हेल्प से करें, ठीक है। ये तो हमने पहला एग्जांपल था तो ऐसे समझ लिया, सीधे सीधे हम ये वाला रूल यूज करेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन है, ये मूव करेगा दूसरी पाई बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो ये इधर की तरफ मूव किया, तो ये इधर की तरफ मूव किया तो इधर पॉजिटिव चार्ज, सीधे सीधे एक ही स्टेप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बस हमें यही चीज़ ध्यान में रखनी है, मतलब ऐसे समझे समराइज करने के लिए कि भाई पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है, तो पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है तो पाई इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे। कौन से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, जिसके साथ वो कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। और चलो एग्जांपल देखते हैं, जैसे सपोज करो जैसे ये है, ठीक है। अब देखो क्या है, पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, तो पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन हमने क्या बोला कि जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे। कौन से पॉजिटिव चार्ज, जिसके साथ कॉन्जुगेशन में है, ये हो गया। तो अब क्या हो गया, इधर बॉन्ड आ गई और इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब देखो क्या है, फिर से पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, तो फिर से पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, तो ये फिर से ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज की तरफ खींच लिया, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तरीका सबको समझ में आ रहा होगा, मतलब इसमें देखो एक ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर था, इसमें एक और बन गया, ठीक है। तो जब तक कॉन्जुगेशन हमें नजर आता रहेगा तब तक हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। और चलो एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ये है, ठीक है, इसके लिए हमें ड्रॉ करना है। अब थोड़ा साइक्लिक के लिए ले लेते हैं, तरीका वही है। हम क्या करें, देखें कि पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है, देखो है पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, फिर हमने क्या बोला कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, तो टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। बात सबको समझ में आ रही होगी, तो ये पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन। और चलो एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये, ठीक है। तो अब देखें पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, तो हमने क्या बोला कि पाई बॉन्ड मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। कौन सा पॉजिटिव चार्ज, जिसके साथ कॉन्जुगेशन में है, ये हो गया। फिर से पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, ये हो गया, ठीक है। और देखें, करें जरा, ये तो अपने आप ड्रॉ कर सकते हैं, करें अपने आप ड्रॉ करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करके, सिंपल चीज़ है। तो देखो अब पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, हमने क्या बोला, पाई बॉन्ड मूव करेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज जिसके साथ कॉन्जुगेशन में है। देखो अब इस पाई बॉन्ड को हम इधर की तरफ नहीं मूव करा रहे हैं क्योंकि ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में थोड़ी है, इसके साथ तो ये कॉन्जुगेशन में, ये हो गया,
ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर, इधर पॉजिटिव चार्ज। फिर पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, तो पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, तो हमने क्या बोला कि ये पाई मूव करेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। भाई ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में हमने क्या बोला कि पाई इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, जिस पॉजिटिव चार्ज के साथ के कॉन्जुगेशन में, तो ये इधर से इधर आ गए। ये हो गया। फिर पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, फिर पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से देखो पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन के लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉप बनाने करने का तरीका सबको आ रहा होगा। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन। बाकी फिर जो है बाकी टाइप के कॉन्जुगेशन कल हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो है वो इसमें थोड़ा सा समझ लें, जैसे आज के PDF के साथ जो है वो एक DPP अटैच होगी। देखो ये ऑलमोस्ट रोज़ आप लोग चेक कर लिया करें, PDF के साथ देखोगे रोज़ कोई ना कोई DPP जो है अटैच होगी, और उसमें जो क्वेश्चन होंगे, जैसे आज जो हमने डिस्कस किया है उसी के ऊपर बेस्ड कुछ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होंगे बेसिक से रिलेटेड। ठीक है, तो कोशिश करें उसे आज ही करने की। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ऐसी चीज़ है जिसमें दिक्कत आती है। ठीक है, जानते होंगे आप लोग, इसमें दिक्कत आती है। तो अगर आप बस इतना सा काम करते रहे कि जो क्वेश्चन आप लोग डेली अगर कुछ ना कुछ क्वेश्चन करते रहते, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है क्या कि अगर आप रेगुलर टच में बने रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहाँ पे आती है कि भाई महीने भर तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी नहीं, ठीक है, बस जो क्लास में पढ़ लिया उसके अलावा कुछ सेल्फ स्टडी नहीं करी, तो फिर देखोगे बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, तो डेली के डेली जो है वो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएंगे, तो उनको कोशिश करें कि उसी दिन कर लें। ठीक है, आगे के लिए ना टालें, क्योंकि अगर उसको आप एक हफ्ते के बाद करेंगे तो फिर उसको देने का पर्पस ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो कोशिश करें जैसे आज जो क्वेश्चन होंगे तो उन्हें कोशिश करें आज ही करने की, और हो जाएंगे। देखो क्लास से रिलेटेड चीज़ें हैं तो वो हो जाएंगी। ठीक है, इसके आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।